नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। यूपी के इटावा जिले में भागवत कथावाचकों के साथ हुई अमानवीय और जातीय बदसलूकी ने तूफान खड़ा कर दिया है। शर्मसार कर देने वाली इस घटना में तथाकथित स्वर्णों की भीड़ ने कथावाचकों के साथ मारपीट की, चोटी और बाल काटे, उनकी नाक जमीन पर रगड़वाई, उन्हें पैर छूने के लिए मजबूर किया, कथित तौर पर उनका शुद्धिकरण किया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इस मामले को लेकर बीजेपी सरकार पर आग बबूला हैं। उन्होंने कहा है कि अगर पीडीए समाज के लोगों से इतना ही परहेज है तो स्पष्ट रूप से घोषित कर दिया जाए कि पीडीए समाज जो चढ़ावा, चंदा, दान, दक्षिणा देगा उसे भी ये लोग स्वीकार नहीं करेंगे, ये भी घोषित कर दें। सरकार एक तरफ पिछड़े, वंचित, दलित समाज के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक हालात सुधारने की बात कर रही है, दूसरी तरफ इसी समाज पर अत्याचार की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। इटावा कांड के सियासी और सामाजिक पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक और राजनीतिक कार्यकर्ता डॉक्टर लक्ष्मण यादव। लक्ष्मण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया नीरज। सबसे पहले तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है इस इटावा कांड पर? बहुत सपाट ढंग से कहा जाए तो भाजपा और आरएसएस इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के जिस सांस्कृतिक और राजनीतिक नैरेटिव को चलाना चाहती है, उसे चुनौती नेपाल, भूटान, बांग्लादेश या पाकिस्तान से नहीं है। और उस एकजुटता के खिलाफ जमीनी सच्चाई इसी देश में मौजूद है जिसका नाम है जाति व्यवस्था। इस देश के दलितों, पिछड़ों के अपमान की, गैर बराबरी की, हकमारी की और पाबंदियों की कि आप ये काम कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, इसकी दास्तान 2-3 हजार साल की तो लिखित तौर पर इसी देश में मौजूद है जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत। इटावा की घटना उसका एक मौजूदा अध्याय जोड़ती है, न तो नई है, न तो ऐसा पहली बार हुआ है और न तो इस तरह की अमानवीय क्रूरतम घटना को जाति के नाम पर अंजाम दिया गया है। लेकिन उन लोगों के लिए यह घटना एक नजीर की तरह है जो 2025 के भारत में शायद ये कहते हो कि कहां है जातिवाद, अब तो जातियां खत्म हो गई, जाति के नाम पर अब भेदभाव खत्म हो गया। कथावाचक, कुछ पंडे, कुछ पर्ची बनाने वाले बाबा जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई कहते हुए यात्रा निकालकर देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का दावा कर रहे हैं। तमाम कथावाचक मस्खरी कर रहे हैं, चुटकुले सुनाते हैं, रील्स बनती हैं। 8 करोड़ की गाड़ी से लेकर 100 करोड़ के चार्टर पे घूमना, ऑस्ट्रेलिया में गुच्ची का चश्मा पहनना, कथावाचन के नाम पर कुछ भी चल सकता है। लेकिन कथावाचन के लिए एक दलित का, एक पिछड़े का उस मसनद पर बैठ जाना उन्हें नागवार गुजरता है, जो ये मानते हैं कि भाई तुम तो पैर से पैदा हुए थे, शूद्र हो। और इसलिए मैं इस घटना के संदर्भ में यह कहना चाह रहा हूं कि जो पहली वीडियो वायरल हुई, जो घेर करके अंधेरी में उन लोगों का चोटी काटी जा रही थी, उनका मुंडन करा जा रहा था, उनको अपशब्द कहे जा रहे थे, कपड़े फाड़े जा रहे थे, नाक रगड़वाई जा रही थी, उस वक्त पीछे से शोर हो रहा था, आवाज आ रही थी कि ब्राह्मणों के गांव में तुम यादव होकर के कथा कहने चले आए, तुमने अपनी जाति छिपाई है, आइंदा कभी ऐसा मत करना। यह मेरी पहली प्रतिक्रिया है कि इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान ने यह एक रास्ता बनाया कि देश संविधान से चले, हर धर्म, हर जाति के लोगों को सम्मान, समानता, न्याय मिले। और किसी संविधान बनने के पहले तक तो तय था कि राजा रानी के पेट से पैदा होगा, जो मुख से पैदा हुआ वही कथा कहेगा, वही जो है पूजनीय होगा। मनुस्मृति कहती है कि वो अपराध भी कर दे तो भी माफ कर दिया जाए। शूद्र के लिए शर्तें बना दी, अध्ययन नहीं करेगा, पाबंदियां कि वो व्यापार नहीं करेगा, कान में शीशा पिघला के डाल दो अगर वेद सुन ले, और अगर शिक्षा पाने की कोशिश करे रोको। इसीलिए फूले कोई पैदा हुआ, कोई अंबेडकर पैदा हुआ, कोई लोहिया पैदा हुआ। इसका अर्थ यह है कि संविधान ने एक समतल जमीन बनाई और अभी भी हमें यह मानना है कि गांव
तक संविधान नहीं पहुंचा है। लोगों के जहन में जातिवाद है और धर्म की आड़ में लोग जातियों को छिपा करके राजनीतिक तौर पर कुर्सी पाना चाहते हैं और सांस्कृतिक तौर पर अपना वर्चस्व कायम रखना चाहते हैं कि मुट्ठी भर लोग पूरे 90% लोगों पर हुकूमत कैसे करें। इस सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक वर्चस्व को चुनौती देता है संविधान। यह घटना कहती है कि संविधान अभी वहां नहीं पहुंच पाया है। ये जो बात आपने कही, ये बड़ी अजीब अजीब तर्क है। जब हम लोगों ने भी गांव वालों से बात की, इस पर पलट सवाल किए, तो उनका ये अपने बचाव में ये आरोप था कि उन लोगों ने अपनी जाति छुपाई। आप इस पर क्या कहेंगे? ये तो बड़ा अजीब तर्क है। मैं शायद अभी जब मैं इसका पूरा रिसर्च कर रहा था तो आपके ही चैनल यूपी तक पर एक वीडियो मैंने देखी है जिसमें औरैया के उन गांव वालों की बाइट्स हैं जो संतराम यादव के आसपास के हैं। वो ये कह रहे हैं, उनका उनका साफ कहना ये है, कई बातें उन्होंने कही है कि इनका आचरण बहुत ठीक है और ये अच्छे लोग हैं, ये ऐसा कर ही नहीं सकते, ये दीगर बात है, इसे छोड़ देते हैं। उन्होंने कहा कि वो 15 साल से कथा कह रहे हैं। उसी उसी बाइट में उन्होंने गांव के लोगों ने कहा। और हम जानते हैं नीरजदा कि उत्तर भारत में खासकर कथा भागवत वही है जहां अज्ञानता है, बीमारी है, बदहाली है। इस पर फिर कभी बात करेंगे। दक्षिण भारत के उन राज्यों में कथावाचक पंडों पुरोहितों का कोई धंधा नहीं चलता जहां पर शिक्षा अच्छी है, अस्पताल अच्छे हैं, स्कूल अच्छे हैं। ये उत्तर भारत में खूब चलता है, गांव गांव में चलता है, कई प्रकार की कथाएं चलती हैं। हालांकि दलितों के बस्तियों में जाने पर थोड़ा परहेज है। कथा कहने और सुनने वाले लोग जानते हैं कि किसको बुलाना है, कौन है वो, कहां से आएगा, कैसे बुलाया जाएगा, बुलाने के बाद उनका क्या क्या इंतजाम होता है, विदाई कैसे होती है, कथा का प्रारूप क्या, सबको सब पता होता है। हाँ, क्योंकि कि ये कोई एक दिन का कार्यक्रम नहीं था कि आए और सुनाकर चले गए। ये 5-6 दिन का कार्यक्रम था, जो तो उनके इंतजाम, उनका रहना, ये सब पहले से सोचा गया होगा। और कितने किलोमीटर का फासला है कथावाचकों के अपने गांव और इटावा जहां घटना हुई है बकेवर? 50 किलोमीटर भी नहीं होगा। और रिया के वो रहने वाले, ये इटावा के, उनका ये दावा है कि पूरे इलाके में सब जानते हैं कि वो कथा कहते हैं और यादव हैं। इसलिए ये आरोप लगाना कि ये नहीं पता होगा। अब मैं इसका दूसरा पक्ष खोल दूं। हो सकता है कि जो लोग कथा कहने क्योंकि देखिए, आस्था एक बड़ी अलग तरह की चीज होती है। आस्था में आदमी मतलब अंधा हो जाता है, अगर ये वाक्य कहूं तो बुरा नहीं है। आस्था तर्कशील नहीं बनाती। आस्था ये कहती है कि फला को बुला लो, अच्छी कथा कहते हैं। तो हो सकता है घर वालों ने बुला लिया हो, कथा चल रही हो, बाद में आसपास उन लोगों को पता चला हो कि जो वीडियो में बाइट है, मतलब आवाज सुनाई दे रही कि ब्राह्मणों के गांव में तुम कथा कहने चले आए। फिर बाकायदे घेरा गया, 25,000 रुपए की बात आई, चैन की बात आई और तमाम तरह की कहानियां। मुझे लग रहा है कि ये सबसे मूल पॉइंट है कि जब उस पूरे तबके में ये बात गई होगी कि भाई कथा कहने ये कैसे चले आए। और पैसे के लिए जो मेरा पूरे खोजबीन है इस पूरे मामले में, उसमें एक पहलू पैसे का भी आ रहा है कि पैसे के लेन देन में कुछ शिकायत हुई, कुछ बातचीत हुई, फिर उन्होंने अपनी बात कही, इन्होंने अपनी शिकायत की, और उसके बाद जैसे ही ये बात आई जाति वाली, उसके बाद उन्होंने कहा तुम जाति छिपा करके पंडितों के गांव के बीच में कैसे आ गए। ये उस वीडियो में सुनाई दे रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि जाति छुपा। अच्छा, अब इसका बाद जवाब एक शंकराचार्य कह रहे हैं कि जाति छिपा दी तो कौन सी बड़ी गलत किया उन्होंने, जाति नहीं छिपानी चाहिए। शंकराचार्य जी को ये मैं चुनौती देते हुए कहना चाहता हूं कि क्या वे उन ग्रंथों को ही मानते हैं या उस धारणा को मानते हैं कि कथा कहने का हक केवल ब्राह्मणों को है? क्या वे मानते हैं कि ब्राह्मण ही कथा कह सकता है? मतलब कथा सुन सकता है दलित पिछड़ा, उसका चंदा ब्राह्मण लेगा, उसका दान दक्षिणा लेगा, उसको मोक्ष भी देगा कथित तौर पर। लेकिन अगर उन्हीं में से कोई कथा कहने लायक हो जाए, कथा कहने लगे, ज्ञान से अपनी बात कहने लगे, तो क्या वो वर्जित है? क्या इससे लोग सहमत है? सवाल नंबर दो बहुत महत्वपूर्ण है। तमाम वे लोग जो जातियों को खारिज करते हैं, वर्ण व्यवस्था खारिज करते हैं, उनका तर्क होता है कि मनुस्मृति में, गीता में हर जगह जन्मना जायते शूद्र गुण कर्म विभाजयेस, कि जन्म से सब शूद्र होते हैं, गुण और कर्म के मुताबिक जातियां और वर्ण तय होते हैं। अगर वो कथा कहने लायक कर्म करता है, उसके पास ज्ञान है, तो क्या वो ब्राह्मण हो सकता है कि नहीं? और इसीलिए मैंने एक डिबेट में मैंने एक बहुत सारे उसी भेषधारी लोग बैठे हुए थे और रामचरितमानस के शूद्र प्रकरण पर बात हो रही थी। तो जब मेरी बात से वो असहमत हुए तो उन्होंने कहा कि नाम लक्ष्मण है और काम रावण का कर रहा है, तो जाति ये तो ऐसी होती नहीं और वर्ण व्यवस्था में ये नहीं है, वो नहीं है। मैंने उनसे कहा था कि मेरा नाम यादव है और मैं ओबीसी में आता हूं, पिछड़े में, जिनको वर्ण व्यवस्था में शूद्र कहते हैं, और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में तब पढ़ाया करता था।
तो मैं काम तो ब्राह्मण वाला कर रहा हूं, तो मैं क्या हूं? तो वो मुस्कुराने लगे कि आप तो फिर ब्राह्मण हुए। तो मैंने कहा कि आप मानते हैं कि डीयू, जेएनयू, जामिया, जितने भी यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर दलित पिछड़े हैं, सारे ब्राह्मण हैं? इसका मतलब ये जो झोल है, जाति और वर्ण व्यवस्था के बीच वैचारिक झोल है, इस घटना ने उस पर से भी एक लिबास उतारा है। थोड़ा खुलकर बहस हो रही है, होने होगी तो कुछ और क्लियर होगा जी। लेकिन ऐसी घटनाएं लगातार होती हैं, कोई ऐसा तो है नहीं कि पहली बार ये घटना हो रही है। बहुत विश्लेषक मानते हैं और हमें दिखता भी है कि इन पर सामाजिक बहस होती है, थोड़ी बहुत राजनीतिक उठापटक होती है, लेकिन चुनावी असर इनका नहीं दिखता। आपने भी अपने एक वीडियो में सवाल उठाया है कि पिछड़े दलित समाज के लोग अपने कंधे पर धर्म की पालकी ढोते हैं और फिर उसी फेर में वोट कर देते हैं। आपको लगता है कि इटावा कांड का कोई सियासी पहलू है, कि इसका कोई सियासी असर होगा, और होगा तो क्या होगा? अब सियासी असर तो इस तरह से है कि जिस दिन यह घटना हुई, समाज उद्वेलित होता है। और समाज में, और इसकी आयरनी देखिए, पिछड़े, दलित, उत्तर प्रदेश में दो तबके, दोनों को मिला लें तो आबादी 90% तो बड़े आराम से चली जाएगी। माइनॉरिटीज के भी उन जातियों को जोड़ लें और तमाम लोगों को। मौजूदा बीजेपी की सरकार है, मुख्यमंत्री जी तो इसी बात से परेशान है कि ब्राह्मण तक कह रहा है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, एनकाउंटर हो रहा है, फेक सब कुछ हो रहा है, कुर्की हो रही है, जब्ती हो रही है। कौशाम्बी प्रकरण में हमने देखा कि पाल समाज के ऊपर जब अन्याय अत्याचार हुआ, और बेटी का बयान है, 8 साल की बेटी का, कि हमारे साथ गलत हुआ, और दूसरे पक्ष की तरफ से जब एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ, उसके पिता फिर सुसाइड कर लेते हैं। डिप्टी सीएम ट्वीट करते हैं कि मैंने उस ब्राह्मण पक्ष से बात की, उनके परिवार से, जिनके घर पे लाठीचार्ज भी हो गया, और फिर मुकदमा उसी बेटी, पाल समाज की बेटी के परिवारजनों और मुखिया के ऊपर हो गया। पुलिस कैसे काम करती है, राजनीति देखिएगा। इस प्रकरण में जब ये सारा विवाद सामने आ गया, किसी को नहीं पता था कि इतना विवाद हो जाएगा। अखिलेश यादव बुला लेते हैं, मतलब बाकायदे राजनीतिक तौर पर ये बयान देते हैं कि देखिएगा एक दिन ऐसा अभी आएगा कि इन्हीं लोगों पर फर्जी मुकदमे किए जाएंगे, इन्हीं को हो सकता है जेल में डाल दिया जाए, इन्हीं पर आरोप लगेंगे। और अब जब हम आप बात कर रहे हैं तो इसका एक पहलू और जुड़ता उसी दिशा में दिख रहा है कि एक महिला आके कह रही है कि इन्होंने छेड़खानी की है इसलिए ये हो रहा है। अब हो सकता है कल को पुलिस गिरफ्तार कर ले। उत्तर प्रदेश में अगर आप पिछड़े और दलित समाज के अभी राजनीति पर नहीं आ रहा हूं, समाज के जागरूक तबके की नजर से देखेंगे तो उत्तर प्रदेश जातिवाद का सबसे बड़ा अड्डा बन चुका है, और शासन, सरकार, पुलिस प्रशासन, उनके तरफ से कोई लाग लपेटा बचा नहीं है। बीजेपी का विधायक तो ट्रेन में कूट रहा है एक आदमी को कि सीट तुम कैसे नहीं बदल सकते हो, और आदमी बुलवा के झांसी में पिटवा दिया, एसडीएम को पीट दिया विधायक। वो सब तो एक बात है, इस घटना का सामाजिक संदर्भ इतना गहरा था कि अखिलेश यादव उस सामाजिक संदर्भ को अपने राजनीतिक मंच पर ले आए, इसलिए समाज तैयार है, नंबर एक। नंबर दो, कि राजनीति में परिणाम पर कोई चीज कैसे आएगी कि पिछड़े और दलित समुदाय को बरगलाने के लिए बीजेपी इन घटनाओं पर पर्दा डालते हुए उनके बीच के अंतर्द्वंद को खड़ा कर देगी, झूठ का सहारा लेगी। 46 में 56 एसडीएम, नहीं 86 में 56, ये तो योगी जी बोले थे 46 में 56। तो इस तरह के प्रोपोगेंडा भी चुनाव तक ले आएगी बीजेपी, ताकि ओबीसी और शेड्यूल कास्ट को हम आपस में डिवाइड करें, और कई तरह के उनके तरीके हैं, और ताकि वोट जब डालें तो वो भूल जाएं कि उनके ऊपर कितना जुल्म हुआ, कितना अन्याय हुआ, उनकी सरकार न होने का मतलब क्या होता है, उनके ऊपर कितने फर्जी मुकदमे हुए, कितने बुलडोजर चले, और सामाजिक वंचना के नाम पर उनके ऊपर क्या क्या हुआ। और ये मैं आप कहेंगे तो मैं वो सबूत दे दूंगा कि जिन यहां तो जाति छिपाने का मामला आ रहा है ना, कई जगहों पर तो सामने विरोध कर दिया। देविका पटेल एक कथावाचक हैं, और जहां जहां बीजेपी की सरकार थी, मध्य प्रदेश की जबलपुर में बहुत बड़ा वाकया हुआ कि पटेल होकर के तुम कथा कहोगी। दलित समाज के एक दो लोग जो अपने समाज के बीच कथा कहने गए, दूसरे लोग आकर के कहे कि तुम दलितों की कथा कहोगे। तो राजनीति में इसका असर यह होगा नीरज दा कि जब चुनाव जब तक आता है तब तक कुछ और चीजें इसमें इसमें पानी की तरफ बह चुकी होती हैं, नए नए झूठ आ चुके होते हैं, वो बांटते हैं ओबीसी और एससी को। अखिलेश यादव और विपक्षी पार्टी के लिहाज से समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि उन्हें जोड़े, इसीलिए वो पीडीए के नाम पर कर रहे हैं कि वो जुड़ करके अगर एक जगह मेजोरिटी में वोट डलता है तो सत्ता परिवर्तन तक इसका असर दिखेगा। बीजेपी की कोशिश होगी कि ये जोड़े ना,
इनके आपस के अंतर विरोध, अंतर द्वंद को उजागर करो। कभी यादव को कुर्मी से लड़ा दो, कुर्मी को कोयरी से लड़ा दो, और बाकी अति पिछड़ी जातियों को पिछड़ी से लड़ा दो, फिर ओबीसी को दलित से लड़ा दो। तो अभी राजनीतिक असर मैं कहूं कि तुरंत क्या होगा, मुझे नहीं लग रहा कि तुरंत इसका कोई असर है। दीर्घकामी असर यह है कि ओवरऑल जो एक एंटी SC ST रिजर्वेशन विरोधी है बीजेपी, लेटरल एंट्री ले आ रही है बीजेपी, NFS ले आ रही है बीजेपी, स्कूल बंद कर रही है बीजेपी, आउटसोर्सिंग से आरक्षण खत्म कर रही है बीजेपी, और दलितों पिछड़ों पर झूठे मुकदमे लगा रही है बीजेपी। ये सारा जो एक एक पक रहा है ना घड़े में सब कुछ, ये घटना उसमें दो चार चीज परसेंटेज के रूप में और जोड़ रही है जो बीजेपी के खिलाफ जाएगी। ये मेरा आकलन है। अंतिम में परिणाम चुनावी क्या होगा अभी कहना जल्दीबाजी होगी। बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं देख रहे हम इस पर, इतना तूफान मचा हुआ है, अखिलेश यादव अपने मंच पर ले आए पीड़ितों को, लगातार चीजें हो रही हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है। क्या कोई रणनीति है ये चुप रहने की बीजेपी की, या फंस गई है बीजेपी? थोड़ा इतिहास में चलते हैं नीरज दा, आप 2025 चल रहा है, 1990 चलते हैं। आज चूंकि हम जब हम और आप बात कर रहे हैं तो उस शख्स का जन्मदिन है, विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीपी सिंह। वीपी सिंह की सरकार थी, बीजेपी के समर्थन से चल रही थी, संयुक्त मोर्चा या राष्ट्रीय मोर्चा नाम था उनका। बड़ी महत्वपूर्ण सरकार थी, कांग्रेस सत्ता से बेदखल हुई थी, समाजवादियों का और तमाम लोगों का समझौता समर्थन था। अलग परिस्थितियां बनते बनते 6 अगस्त 1990 को विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल की एक सिफारिश लागू कर दी। ओबीसी जातियों में आने वाले 3743 जातियों को 27% आरक्षण नौकरियों में मिलेगा। शिक्षा वाला नहीं किया था, वो 2006 में अर्जुन सिंह ने किया, राजपूत थे दोनों। और आज विश्वनाथ प्रताप सिंह को एक राजपूत नहीं याद करेगा, एक सवर्ण नहीं याद करेगा, और ओबीसी दलित आज याद करते हैं। इसलिए देखिए, जाति असली अल्टीमेट ट्रुथ कास्ट नहीं है, अल्टीमेट ट्रुथ है आइडियोलॉजी। आप न्याय के पक्षधर हैं या नहीं है। विश्वनाथ प्रताप सिंह न्याय के पक्षधर थे, और राजा मांडा और बीजेपी समर्थन की हुई थी। अब भाई मंडल लागू हो गया और 60% तक उनकी आबादी, बीजेपी विरोध कैसे करे कि मंडल की सिफारिश का हम विरोध करते हैं। तुरंत आपातकाल में बैठक बुलाई गई, पालमपुर अधिवेशन में पास किया गया कि मंदिर आंदोलन खड़ा करेंगे। अब यह सांस्कृतिक सवाल नहीं रहा, अब इसे हम राजनीतिक प्रश्न बनाएंगे। और मंडल के विरोध में बीजेपी मंडल के विरोध में मंदिर लेकर उतरी थी। मंडल का सामने से विरोध बीजेपी ने नहीं किया था, जबकि बीजेपी मंडल के विरोध में ही कमंडल लेकर उतरी थी। यह है बीजेपी, यह है आरएसएस। उनको दलितों पिछड़ों का वोट चाहिए नीरज दा। इस मामले में कैसे वो खड़े हो जाएं ब्राह्मणों के साथ, क्योंकि मन तो उनका वहां है। अरे भाई शूद्र हो तुम, कथा होता क्यों कहने वाले हो? तुमको विश्वकर्मा योजना के तहत देखो, जितने कुम्हार लोहार हैं उनको देखो पैसा देंगे, तुम कुम्हार लोहार बने रहो। बढ़ई हो तुम, बढ़ई न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये कहती है स्किल डेवलपमेंट के नाम पर हम उस पूरे कास्ट सिस्टम को फिर से एस्टेब्लिश करेंगे। इसको मैं प्रूफ कर सकता हूं दावे के साथ। तो बीजेपी को वोट चाहिए दलितों पिछड़ों का, तो बीजेपी सामने से कैसे बोल सकती है? अखिलेश यादव तो बोल सकते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव की आइडियोलॉजी समाजवाद की, अंबेडकरवाद की, इसी बात की तो लड़ाई लड़ रही है कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किताब के अपने आखिरी पन्नों में जब वो समझा रहे थे कि जाति खत्म कैसे होगी, तो वो एक बात कहते हैं कि पुजारी का एग्जाम करा दो, हर जाति के पुजारी होने चाहिए। और हम जब आप बात कर रहे हैं तो तमिलनाडु में MK स्टालिन की सरकार ने ये किया है, केरल में ये हुआ है। तो बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि इस दिशा में आगे बढ़े, क्योंकि कल्चरल हेजेमनी वो बनी रहे। राम मंदिर में कितने पुजारी कौन है मैं छोड़ देता हूं, एक आध दो सिंबॉलिक रखे जाएंगे। इसलिए समाजवादी पार्टी की पॉलिटिक्स तो इसके फेवर में है। वो चाहेगी कि सामाजिक रूप से जो ये बड़ा बदलाव आया इसके लिए वो राजनीतिक मंच पर इसको उठाए। बीजेपी क्या कहेगी? बीजेपी कैसे कह दे कि हाँ यादव भी कथा कह सकता है, या बीजेपी ये कैसे कह दे कि यादव कथा नहीं कह सकता? इसलिए बीजेपी डायरेक्टली इन मामलों में चुप रहेगी। अपने डिप्टी सीएम को काम पे लगाया जाएगा, पुलिस के सामने दो चार झूठी गवाहियां की जाएंगी, और चुपचाप उन कथावाचकों को छेड़खानी के मामले में, किसी पुराने मामले में हिस्ट्री सीटर बता करके, कोई फर्जी आईडी दिखा करके जेल में डाल दिया जाएगा। बीजेपी ऐसे करेगी, क्योंकि दलितों पिछड़ों को नाराज करके बीजेपी हुकूमत में कभी नहीं आ सकती। इसलिए शातिर तौर पर आरएसएस की ट्रेनिंग ये कहती है कि वो चुपचाप इस मामले को डील करेंगे, अंदर
अंदर डील करेंगे ताकि हेजमनी भी बनी रहे और दलित पिछड़ों को वोट भी लेने लायक हम भरमात भी दें। जी बिल्कुल। आपने जो पुलिस और झूठे मुकदमों की बात की तो मुझे अदम गोंडवी की वो मशहूर कविता के दो छंद याद आ गए कि फिर कहा इनको तो डंडों से सुधारा जाएगा। जब दलित समाज के लोग मदद मांगने जाते हैं पुलिस के पास, पुलिस वाला कहता है कि फिर कहा इनको तो डंडों से सुधारा जाएगा, ठाकुरों से जो भी टकराएगा मारा जाएगा। ये समझता है कि ठाकुर से उलझना खेल है, ऐसे पाजी का ठिकाना घर नहीं है जेल है। तो नीरज दा जोड़ दूं, मतलब ठाकुर आप जाति ठाकुर यहाँ सिंबल है, कृपया समाज एग्जैक्टली में से इसके लोग बिल्कुल एग्जैक्टली ओम प्रकाश वाल्मीकि ने जब ठाकुर का कुआं लिखा था और मनोज झा ने उसे पढ़ा था, उसके बाद क्या हुआ था हम जानते हैं। हमारे समाज में साहित्यिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक विमर्श इतना उथला है कि अनाप शनाप चीजों पर बहसें होती हैं। गहराई से हम अपने समाज की नस को नहीं समझते। जब हम ब्राह्मणवाद कहते हैं तो ब्राह्मणवाद का अर्थ ब्राह्मण जाति के खिलाफ नहीं है, और ब्राह्मण कोई जाति है भी नहीं। वो एक वर्ण है जिसमें कई जातियों के लोग आते हैं। और एक सज्जन हैं जो ब्लाइंड हैं, जो मोदी जी के बहुत खास हैं, वो तो एक वीडियो में कह रहे थे कि त्रिगुणाय चतुर्वेदी फला फला तो नीच ब्राह्मण होते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, ये वो कह रहे थे। तो वो जो क्लास है, जब वो सोसाइटी के भीतर सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिकल डिस्क्रिमिनेशन का टूल बनता है तो सिंबॉलिक इस्तेमाल होता है। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर, ज्योतिबा फूले, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ये मनुवाद और ब्राह्मणवाद को एक प्रवृत्ति की तरह इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए ठाकुर, आपने बहुत शानदार कविता पढ़ी अदम गोंडवी की। ओम प्रकाश वाल्मीकि पहले ही कह गए हैं, कुआं ठाकुर का, खेत ठाकुर के, खलियान ठाकुर के, फिर हमारा क्या, शहर गांव देश। बहुत बढ़िया शानदार कविता है। लोगों को लगता है ठाकुर के खिलाफ है। और आज जब हम आप बात करें तो मैं ठाकुर को याद कर रहा था, विश्वनाथ प्रताप सिंह को, और एक ओबीसी याद कर रहा है। और इसलिए यह लड़ाई जाति के खिलाफ नहीं है, यह जातिवाद के खिलाफ है। और जातिवाद किसी यादव परिवार के व्यक्ति अगर मथुरा में दलित समाज की बेटियों के ऊपर अत्याचार करते हुए उनकी शादी नहीं होने देते, तो एक यादव समाज का व्यक्ति उन अपराधियों के साथ नहीं खड़ा हुआ। उन्होंने कहा कि नहीं, गलत है, जातिवाद मत करो, अपने से कमजोर पर तुम्हारी लाठी नहीं उठनी चाहिए। तो यादव भी अपने भीतर ये कहता है, कुर्मी कहता है, कोयरी कहता है कि भाई जो आपसे सामाजिक पायदान पर नीचे है आप उस पर कैसे। और इस देश की विडंबना यह है नीरज दा कि समाज सुधार आंदोलन सवर्ण तबके में हुआ ही नहीं। राजा राम मोहन राय ने कोशिश की, उनको उन्हीं के तबके ने किनारे कर दिया। बाल गंगाधर तिलक लिखते रह गए कि कुंभी और कोयरी संसद में जाके हल चलाएंगे, ये जाति व्यवस्था के नाम पर। तो जहां डॉक्टर अंबेडकर बहुत साफ कहते हैं, और ये बात डॉक्टर राम मनोहर लोहिया लिखते हैं, जब्ती न्याय कैसे सहें, डॉक्टर लोहिया बाकायदे ये कहते हैं कि सवर्ण समाज में जातिवाद है, वहां सुधार हो नहीं रहा है, और आप दलितों पिछड़ों से कहते हो कि तुम जातिवाद बढ़ा रहे हो। तो जब पुलिस ही ये कहने लगे, योगी बन करके कोई व्यक्ति कहने लगे कि मुझे तो गर्व है कि मैं छत्री में हूं और भगवान भी जाति में होते हैं, तो जातिवाद खत्म कैसे होगा। इस देश को अभी बहुत गहराई से स्वीकार करना है। उड़ीसा में मुंह में कपड़ा, वो पेड़ का पौधा लेकर के घुटनों पर चलाकर एक दलित ही पीटा जाएगा। मध्य प्रदेश में आदिवासी होगा तभी मुंह पे पेशाब होगा। अब इसको लोग कहेंगे कि अरे आप इसको कैसे जोड़ सकते हैं, ये तो अपराध है। नहीं साहब, जाति यहां होती है, और जातिवाद से लड़ाई इसलिए यहां लड़नी थी। इस देश ने 75 साल के अपने इतिहास में अभी कायदे से इस बीमारी को स्वीकार ही नहीं किया, इसलिए इलाज नहीं हो पा रहा है। ये घटनाएं हमारे सामने एक संकेत हैं, और इसका हल राजनीतिक तो बाद में होगा, इसका हल सामाजिक और सांस्कृतिक है। लोहिया, अंबेडकर, इवन गांधी, मैं आखिर में कोट कर रहा हूं, माफ कीजिए बहुत लंबा हो रहा है, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर और डॉक्टर महात्मा गांधी में जब बहस हुई नेशनल कास्ट किताब के बाद, गांधी जी ने अपने पत्र में लिखा है कि अंबेडकर जी, मैं सवर्णों को समझाऊंगा कि तुम अपने अंदर सुधार ले आओ, लेकिन आप ये अलग देश और अलग चीजों की मांग छोड़ दीजिए। पूना पैक्ट हुआ उसके बाद, और वही गांधी 1940 के बाद बाकायदे नवजीवन में लिखते हैं कि मैं निराश हूं कि इस देश के सवर्णों के भीतर जातिवाद को लेकर कोई सुधार की गुंजाइश नहीं है। इसलिए गांधी जी ने अपने निर्णय लिया कि मैं अब उसी शादी में जाऊंगा जो अंतर जाति विवाह की होगी। ये जो विचार था एंटी कास्ट मूवमेंट का, इस विचार को भारत ने स्वीकार नहीं किया। इसलिए यह लड़ाई केवल राजनीतिक नहीं है, इस लड़ाई को बौद्धिक तरीके से सामाजिक सांस्कृतिक पहलू पर लड़ना होगा, तब जाकर के शायद हम एक बराबरी का समाज बना पाएंगे। जी नहीं, बिल्कुल
तो इटावा कांड की शर्मसार घटना ने एक बार फिर हमारे समाज के अंदर भीतर तक धंसे हुए जातिवाद और उन कुरीतियों की बहस छेड़ी है, जिन पर लंबे समय से चर्चा हो रही है। अब देखना होगा कि फिर एक बार बहस फिर से छिड़ी है, लेकिन जैसा डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने कहा कि राजनीतिक असर बाद में है, पहले सामाजिक और सांस्कृतिक असर इसका सुधार की दिशा में क्या होता है, ये पहली बड़ी चुनौती है। लेकिन क्या इसका चुनावों पर भी कोई असर होगा, क्या इसका कोई सियासी असर भी हम देखेंगे, ये भी आने वाले दिनों में हमारी नज़र इस पर रहेगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए, इस पूरे मुद्दे पर समझाने के लिए डॉक्टर लक्ष्मण यादव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का आभार। नमस्कार।